तो चलिए सीबीएसई केमिस्ट्री के पेपर को क्रैक करने की तैयारी करते हैं। आज हम उन सवालों के पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं जो कह सकते हैं हर साल दोहराए जाते हैं। इससे तैयारी को एक स्मार्ट दिशा मिलेगी। सोचिए जरा, कैसा हो अगर पहले से पता चल जाए कि एग्जाम में कौन से सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना है। नहीं नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों के पेपर्स का एक बहुत गहरा एनालिसिस है। चलिए मिलकर इस पैटर्न को समझते हैं। तो हुआ ये कि हमने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को खंगाला और पता है क्या मिला? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट लगते हैं। मतलब ये बार बार सामने आते हैं। ये एनालिसिस स्मार्ट स्टडी में बहुत मदद करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की बिल्कुल बुनियाद से, यानी रिएक्शंस और उनके नियम। ये वो सेक्शन है जहां से सवाल बनते ही बनते हैं हर साल। एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है कि आखिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी क्यों है? भाई इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक नियम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीधा सा मतलब है, रिएक्शन से पहले और बाद में एटम्स की गिनती एकदम बराबर रहनी चाहिए। न कुछ नया बनेगा, न कुछ खत्म होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं? देखिए, ये 3 आसान से स्टेप्स है। सबसे पहले रिएक्शन के दोनों तरफ एटम्स की गिनती कर लो, फिर उनको बराबर करने के लिए सही कोएफिशिएंट्स लगाओ, और आखिर में एक बार फिर से चेक कर लो कि सब कुछ बैलेंस्ड है या नहीं। ये प्रोसेस खास तौर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जैसे कॉमन रिएक्शंस के लिए 2012, 2016, 2020 और 2023 जैसे सालों में बार बार पूछा गया है। देखिए, रिएक्शंस में सिर्फ नए सब्सटेंस ही नहीं बनते, एनर्जी का भी लेन देन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जैसे किसी चीज का जलना, गर्मी बाहर फेंकते हैं, और दूसरी तरफ है एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो अपने आसपास से गर्मी सोख लेते हैं। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। अब आते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस पर। सीधा सा फंडा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और रिडक्शन मतलब ठीक इसका उल्टा, ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का मिलना। और सबसे काम की बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस हमेशा साथ साथ होते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री को लैब से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 5.5, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो लाइन है जिसके नीचे मुंह का पीएच जाते ही दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि टूथपेस्ट जो बेसिक यानी क्षारीय होते हैं, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। कभी सोचा है कि पुराने चिप्स के पैकेट का स्वाद इतना अजीब क्यों हो जाता है, एकदम सीला हुआ और खराब सा? इसकी वजह है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। होता क्या है कि खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों बदल जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है एग्जाम के लिहाज से। तो फिर सवाल उठता है कि इसे रोकें कैसे? एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले 3 मुख्य तरीके हैं: खाने को फ्रिज में रखना, एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करना, और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब जरा इन 2 घरेलू कंपाउंड्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर दिख जाते हैं। एक है ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा है बेकिंग सोडा। इनके केमिकल फॉर्मूला और इनके इस्तेमाल, जैसे पानी को साफ करना या एंटासिड की तरह काम करना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी एलिमेंट्स, उनके बीच बनने वाले बॉन्ड्स और पीरियोडिक टेबल में दिखने वाले ट्रेंड्स की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फर्क, ये तो एक क्लासिक सवाल है। सबसे बड़ा फर्क है उनकी कंडक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। मेटल्स आमतौर पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और उन्हें पीटकर पतली शीट्स में बदला जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वे ठीक इसके उलट होते हैं। एटम्स आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं? इसके 2 मेन तरीके हैं, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जैसे कि हमारे साधारण नमक NaCl में होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसा मीथेन CH4 में देखने को मिलता है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जाता है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बस इसी एक नियम पर टिकी है।
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है, जैसे कि एटॉमिक साइज। जब हम टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये बढ़ता है। ये ट्रेंड एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम उस एलिमेंट पर फोकस करेंगे जो असल में जिंदगी का आधार है, कार्बन। चलिए देखते हैं कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो लाखों कंपाउंड्स बना सकता है, किसी भी दूसरे एलिमेंट से कहीं ज्यादा? इसका जवाब छिपा है कार्बन की दो अनोखी सुपर पावर्स में। पहली है टेट्रावैलेंसी, यानी 4 बॉन्ड बनाने की इसकी काबिलियत, और दूसरी है कैटेनेशन, यानी खुद के ही एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने की इसकी कमाल की क्षमता। यही दोनों गुण मिलकर इसे इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को अक्सर फैमिलीज में ग्रुप किया जाता है, जिन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इस सीरीज के सभी मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती हैं। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर दोहराया जाता है। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने 4 मेन एरियाज कवर किए: केमिकल रिएक्शंस के बेसिक नियम, हमारी रोज की जिंदगी में केमिस्ट्री, एलिमेंट्स और बॉन्ड्स के पैटर्न, और आखिर में कार्बन की अनोखी दुनिया। ये वो पिलर्स हैं जिन पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का एक बड़ा हिस्सा टिका होता है। तो अब राज खुल चुका है, पैटर्न साफ है। सवाल ये नहीं है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, वो तो है ही। असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए।